नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये भारतीय संविधान के ऊपर होने वाला है। भारतीय संविधान का जो पहला चैप्टर है ना, भारतीय संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पहले चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय संविधान का कंप्लीट कोर्स आपने पढ़ लिया है और उसके बाद अब प्रैक्टिस करने की बारी आई है कि क्या जो आपने पढ़ा है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए हैं कि नहीं। जो सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन, क्या उनके जवाब आपको मालूम है या नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्लास नोट्स कैसे मिलेंगे, भारतीय संविधान के क्लास नोट्स कैसे मिलेंगे, और जिन बच्चों ने ले लिए हैं और वो पूछ रहे थे इनका प्रिंट आउट कैसे निकलवाएं। तो वो सभी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। जस्ट लिखना है श्री एजुकेशन, ये हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये लोगो ध्यान से देखिएगा, SHRI श्री लिखिएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपके सामने इस प्रकार की आ जाएगी। इससे पहले आपको रजिस्टर करने को मांगेगा, अपना फ़ोन नंबर से आप रजिस्टर कर लीजिए। तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले तो आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। स्टोर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे कोर्स और क्लास नोट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉलिटी का क्लास नोट्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेमेंट करके इसके क्लास नोट्स पा सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है अभी, ये कुछ स्टूडेंट के लिए है, आगे इसका प्राइस बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसका जो प्राइस है बहुत कम है, ये आप ले सकते हैं। ये आप जब पेमेंट कर लेंगे तो आपको ये नोट्स आपके यहाँ खुल जाएंगे। इस क्लास नोट्स को आपको अगर प्रिंट आउट निकलवाना है तो आपको जस्ट करना क्या है, ये स्क्रॉल करेंगे ऐसे तो यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन आएगा। अनाउंसमेंट पर जाकर आप आसानी से इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो अनाउंसमेंट किया गया है, इसी पर जस्ट क्लिक करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के द्वारा आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये क्लास नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सिंपल भाषा में आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ डाउट भी रहता है ना, तो इसके लिए आपको हमने वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए हैं। एक 12 घंटे का ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है, ये लगभग 12.5 घंटे का है। इससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर बाई चांस नोट्स में आपको कोई डाउट रहा, ये वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे तो बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वो ले सकते हैं। ये कॉम्बो पैक जैसे है, इसमें पॉलिटी और प्राचीन भारत के इतिहास का आपको नोट्स मिल जाएगा। इतने कम दामों पर इतनी बेस्ट क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल हमारा जो इकोनॉमिक्स का कोर्स आया हुआ है वो भी आप ले सकते हैं। ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का कोर्स अभी मात्र 249 में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है, ये चल रहा है। इसे ज्वाइन कर लीजिए। जीरो टू हीरो बैच इसका नाम है। इसमें आपको सभी वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये चारों विकल्पों में से राइट आंसर जो हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, इसी के तहत एक प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता के अंदर एक उच्चतम न्यायालय होगा। तो एक वर्ष बाद अर्थात 1774 में इस सुप्रीम कोर्ट को खोल दिया गया, इसकी स्थापना कर दी गई। तो कलकत्ता के अंदर उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1774 में की गई थी। लेकिन इसका जो बेस था ना, वो 1773 में ही ये लागू कर दिया गया था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसी में ये कह दिया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और कब की गई? एक वर्ष के बाद 1774 में की गई, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी उसके बारे में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे, ठीक है। एलिजा इम्पे इसकी पहली मुख्य न्यायाधीश थी। नोट कर लीजिएगा, सर एलिजा इम्पे इसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और आपको मालूम होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वही है जिसके तहत बंगाल के अंदर एक नई पोस्ट का सृजन किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल।
तो 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल नाम की एक पोस्ट आई थी। इससे पहले जो पोस्ट हुआ करती थी वो बंगाल का गवर्नर हुआ करती थी। ये बंगाल का गवर्नर जनरल, जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इसके बारे में आपको ये महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है कि भारत में संघीय न्यायालय, यहाँ पे देखिए संघीय न्यायालय शब्द लिखा हुआ है। संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। ठीक है, 1937 में। कब? 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 में भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये किस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी? तो 1935 का जो अधिनियम आया था ना, 1935 का अधिनियम, जिसे आप भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इस संघीय न्यायालय की जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1937 में की गई। ये स्थापित कर दिया गया 1 अक्टूबर 1937 में। अब वहाँ के जो संघीय न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर मॉरिस गुएर। ठीक है, कौन थे? सर मॉरिस गुएर। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो पहले थे सर मॉरिस गुएर थे। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन जो है प्रणाली लाई गई है? किस अधिनियम के तहत भारत के अंदर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी? किस अधिनियम के तहत? तो राइट आंसर है 1935 का जो अधिनियम था, इसी के तहत केंद्र के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई। और राज्यों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था चल रही थी उसको हटा दिया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा भारतीय जो विधान पालिका थी वो पहली बार द्विसदनीय बनाई गई? जैसे आज की डेट में संसद के 2 सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही राज्यों में जो विधान पालिका है, विधायिका है, उसके भी 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि कई जगह केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन कहने का भाव ये है कि जो 2 सदनों वाली जो व्यवस्था है ये किस अधिनियम के तहत लाई गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसी के तहत द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो लाई गई। ठीक है, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, इसे मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इस एक्ट को। ठीक है, मॉन्टेग जो थे ये उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। ये भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग जो थे ये उस समय भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? आज जो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आपको मालूम होगा आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ये कब करते हैं? जब संसद का सदन नहीं चलता है ना, और भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि कोई ना कोई कानून पास करने की आवश्यकता पड़ी हो, और दूसरी तरफ संसद का सदन चल नहीं रहा है, तो कानून कैसे पास होगा? तो इस परिस्थिति में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, अर्थात अस्थायी कानून बना सकते हैं।
लेकिन जब संसद के सदन चलने शुरू हो जाते हैं, सत्र चलना शुरू हो जाता है, तो उस कानून को फिर से संसद में पास होना पड़ता है। अगर वो 6 हफ्ते के अंदर पास नहीं हो पाता है तो वो कानून अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो अस्थायी कानून अर्थात अध्यादेश जारी किया गया होता है राष्ट्रपति के द्वारा, अगर वो संसद में नहीं पास हो पाता तो वो समाप्त हो जाता है। और ये किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये प्रेरित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है ना वो भारत से अलग कर दिया गया? बर्मा, जिसे आप आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसे भारत से अलग किया गया था अंग्रेजों के द्वारा किस अधिनियम के तहत? तो याद रख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा, जिसे आप आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसे अलग भारत से 1935 के तहत ही किया गया था। 1935 का जो एक्ट आया था उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा सही जवाब है। तो याद रख लीजिए, 1786 का जो एक्ट था, इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को ये अधिकार मिल गया कि वो अपनी समिति, जो उसकी परिषद थी, उसके निर्णयों को भी रद्द कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? भारत की साम्राज्ञी ये शब्द समझ रहे कि नहीं? जैसे अगर यहाँ महाराज होता तो उसके लिए सम्राट यूज़ हुआ होता, ये महारानी है तो सम्राट का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी हो जाएगा। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में। 1858 में जो एक्ट आया था, जिसे आप भारत शासन अधिनियम कहते हैं ना, उसी के तहत ये काम हुआ था। जैसे इससे पहले क्या था? इससे पहले हम पे कंपनी डायरेक्ट रूल करती थी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इनडायरेक्टली अर्थात कंपनी के थ्रू हम पर राज किया करती थी। लेकिन 1857 का जो क्रांति हुई थी, उसके बाद कंपनी से अधिकार छीन लिए गए थे और हमारे ऊपर एक तरीके से कहा जाए कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उनका डायरेक्ट अधिकार हो गया था। अर्थात हमारा जो शासन है वो ताज के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया था? ताज के अधीन हो गया था। अर्थात महारानी के अधीन हमारा शासन चला गया था, तो कंपनी का उसमें रोल समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसे वायसराय की पोस्ट कहा जाने लग गया। वायसराय, पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब क्या हो गए? अब वायसराय हो गए। भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और यही आखिरी भारत का गवर्नर जनरल था, क्योंकि ये गवर्नर जनरल था तभी ये एक्ट आ गया। अब इस एक्ट के तहत इस पोस्ट का नाम वायसराय हो गया और यही वायसराय बन गया पहला। तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और भारत का जो पहला वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग ही है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको बताना है कि जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था वो किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो बिल था ये पारित किया गया। इसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। इस समय जो मार्ले थे वो भारत के राज्य सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो थे ये वायसराय थे। ये वही एक्ट है दोस्तों जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए, कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था वो लॉर्ड एमरी था। इसके अलावा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड एमरी
ये जो है जो कैबिनेट मिशन था इसके सदस्य नहीं थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? जो भारत राज्य सचिव है, ये जो पोस्ट लाई गई किस अधिनियम के तहत लाई गई? तो 1858 के तहत, 1858 के तहत ही ये जो पोस्ट है सचिव की, भारत राज्य सचिव की, ये लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किस मिशन के द्वारा किया गया था? किस मिशन के द्वारा किया, ये कहा गया था कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा बनाएगी। तो ये क्रिप्स मिशन 1942 जो आया था उसी के तहत ये किया गया था। ये कब आया था? 1942 में। ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में जब भारत भेजा गया था, इसी मिशन के तहत ये कहा गया था कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों से कोई संबंधित डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक नमस्कार।